हेलो पीपल, हाउ यू ऑल। तो कल हमने बात कर ली थी क्रोमोसोमल एनोमैलीज की। जो भी हमारे जेनेटिक और नॉन जेनेटिक कॉन्जेनिटल जो भी डिसऑर्डर्स थे उनकी हमने बात कर ली थी। आगे हम बात करने वाले हैं थियरीज ऑफ डेवलपमेंट की। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी मल्टीपल थियरीज आज हम कवर करेंगे और सारी एक साथ ही करेंगे, ताकि आपको बार बार अलग अलग वीडियोज़ में थियरीज ढूंढनी ना पड़े। थोड़ा सा ये वीडियो जो है लेंदी होने वाला है, सो बी विद मी। मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है इस वक्त रिकॉर्ड कर पाना, बट आई एम रिकॉर्डिंग जस्ट ओनली फॉर यू। तो ये वीडियो आपको भले ही बार बार देखना पड़े, पर देखना, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस गारंटीड आएंगे, क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दी गई है। ये हमने पहले बात कर ली है पर्सनालिटी के दौरान, तो बस मैं थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज देने वाली हूँ। हमें पता है इन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी। सबसे पहले है ओरल स्टेज, देन एनल, देन फैलिक, देन लेटेंसी, और फिर उसके बाद में जेनाइटल। ये आपकी लेटेंसी स्टेज है। इन्होंने ये कहा ओरल स्टेज जो होती है, जो बर्थ से 1 ईयर की होती है, मतलब 0 to 1 ईयर। कई कई बार बुक्स में 0 to 2 ईयर्स भी दिया गया है। 0 to 1 कह लीजिए या 0 to 2 कह लीजिए। इस समय बच्चा जो होता है, इसका इरोजेनस जोन मतलब कि वो जिससे बच्चे को प्लेजर मिले। तो इरोजेनस जोन हर स्टेज में क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो इरोजेनस जोन ओरल स्टेज में है माउथ। बच्चे को सारा प्लेजर माउथ से मिलता है, हर चीज़ वो मुंह में लेता है। ठीक है, फाइन। इसके बाद एनल स्टेज में इसका इरोजेनस जोन है एनस। उसको यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो उसको फीसेस जो होते हैं उनको एक्सक्रीट करना या होल्ड करना, उसमें प्लेजर मिलता है। फैलिक स्टेज में बच्चे के इरोजेनस जोन जो होते हैं बेसिकली वो उनके जेनाइटल्स होते हैं, क्योंकि उनको अब समझ में आता है कि बॉयज़ का अलग है ऑर्गन और गर्ल्स का अलग है। लेटेंसी में कोई इरोजेनस जोन नहीं है। लेटेंसी मींस हिडन। इस वक्त बच्चे की सारे सेक्सुअल ड्राइव्स डिजायर सब दब जाती है पढ़ाई लिखाई में और इन सब चीज़ों में ध्यान देता है। और फिर जेनाइटल स्टेज में दोबारा से वो प्यूबर्टी आते ही दोबारा से फिर उसके अंदर ओपोजिट जेंडर के लिए, ओपोजिट सेक्स के लिए एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। तो ये इन्होंने बताया। मेन मेन चीज़ें क्या है यहाँ पे। तो ओरल स्टेज में अगर मान लो फिक्सेशन हो जाता है, तो ऐसे में बच्चा जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव ईटिंग करेगा, स्मोकिंग करेगा, ड्रिंकिंग करेगा। अगर एनल स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग में हो जाता है तो बहुत ज़्यादा या तो क्लीनलीनेस में ऑब्सेशन होगा या सेक्सुअल एंजाइटी उसको होगी। फेलिक में होता है, फेलिक में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे अगर वो फिक्सेट हो जाता है तो उसको डिफ़िकल्टी होगी इंटीमेट रिलेशनशिप में। और लेटेंसी में कोई फिक्सेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअल में ये कोई ऐसा स्टेज है ही नहीं। और जेनाइटल में अगर पहले कोई फिक्सेशंस हुए तो उसको यहाँ दिक्कत आएगी, यहाँ पे आके कोई फिक्सेशन नहीं होगा। तो ये थियरी जो है ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी डिटेल में अब दोबारा नहीं कराऊंगी। नोट्स में टेस्ट सीरीज़ वाले बच्चों को ये दे दूंगी, तो आप लोग यहाँ पे से इस पूरे को रीड कर सकते हो। ये पूरा मैं आपको PDF एज इट इज़ दे दूंगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एरिक एरिक्सन की थियरी की। अब ये जो एरिक एरिक्सन है, इनकी थियरी मुझे याद नहीं कि मैंने आपको पर्सनालिटी के टाइम पे करवाई थी या नहीं करवाई थी, मेरे बिल्कुल माइंड से इस वक्त स्किप्ड है ये। तो आपको मैं केवल इतना कहूँगी कि ये जो थियरी है, ये थियरी बेसिकली एरिक एरिक्सन जो थे, फ्रॉइड की थियरी को इन्होंने एक्सटेंड किया। फ्रॉइड की जो थियरी थी उसमें उन्होंने 5 स्टेजेस बताई, इन्होंने उसको 8 कर दी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि फ्रॉइड ने क्या किया, चाइल्डहुड पे बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज किया। इन्होंने कहा कि केवल चाइल्डहुड पे ही नहीं, आगे लाइफ स्पैन एंड तक हमारा डेवलपमेंट होता है, तो इसीलिए इन्होंने आगे तक फोकस किया। फ्रॉइड की थियरी थी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, इनकी है साइको सोशल। इन्होंने सोसाइटी पे, सोशल इंटरेक्शंस पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा किया। ये कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने ध्यान दी। फ्रॉइड ने क्या किया था, ध्यान जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा किया था। एक सेकेंड जस्ट अ मोमेंट। या तो फ्रॉइड ने इड पे ज़्यादा फोकस किया था, एरिक्सन ने ईगो पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, कल्चर पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। तो ये कुछ कुछ चेंजेस जो है इनकी थियरी से आपको देखने को मिलेंगे। ओके, फाइन। अब इन्होंने क्या किया, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। एपी जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ मिच्योरेशन। एपीजेनेटिक, एपीजेनेटिक मतलब अपॉन जेनेटिक्स। तो मतलब कि ये कहते हैं कि हमारा जो मेच्योरिटी आती है वो हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है।
मतलब कि बायोलॉजिकल चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम कैसे मैच्योर होंगे। इन्होंने बायो को इम्पोर्टेंस दी है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, ही प्लेस्ड इम्पोर्टेंस ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस दी, ये इन्होंने कहा। अब इनके जो स्टेजेस हैं बेसिकली, ये 8 स्टेजेस हैं। ये सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी स्टेजेस जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। इस पे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आता है, ये आपको एज इट इज़ पूरी 8 स्टेजेस, ये टेबल जो है ये पूरी आपको एज इट इज़ याद करनी है। सबसे पहले होती है इन्फेंसी स्टेज, जब बच्चा 0 से 1 साल का होता है। इस दौरान क्या होता है, बच्चे के अंदर हर स्टेज में कन्फ्लिक्ट आएगा, और हर स्टेज में वो कन्फ्लिक्ट जब रिजॉल्व होगा तो कुछ वर्च्यूज़ जो है वो आएंगे, ये इन्होंने बताया है। तो इन्होंने ये कहा सबसे पहली जो स्टेज होती है इन्फेंसी वाली, उसको हम कहेंगे ओरल सेंसरी। ओरल सेंसरी। इसमें जो कन्फ्लिक्ट होता है वो होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर बच्चा ढंग से एडेप्टिव वे में कोप कर लेता है तो उसमें ट्रस्ट डेवलप होगा, नहीं कर पाता तो मिसट्रस्ट डेवलप होगा। और यहाँ पे जो उसके अंदर वर्च्यू या फिर हम कहें बेसिक स्ट्रेंथ जो डेवलप होती है वो होती है होप। ठीक है, इसके बाद अगली स्टेज आती है अर्ली चाइल्डहुड, या आप कहो मस्क्यूलर एनल। मस्क्यूलर एनल, यहाँ पे ऑटोनॉमी वर्सेस शेम होती है। मतलब ये देखो, बेसिकली आपसे इनको मैच द फॉलोइंग में कभी भी एक्सप्लेन करने को नहीं बोलते, आपसे वो सीक्वेंस में पूछते हैं ये और ये, हो सकता है ये भी पूछ ले। तो मैं आपको इनका मीनिंग एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको फिर बताती हूँ आपको कैसे क्या करना है। तो देखो, इन्होंने सबसे पहले ये कहा ओरल सेंसरी में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब कि बच्चा जो है अगर माँ उसका ध्यान रखे, जो भी उसके केयर गिवर है अगर उसका ढंग से ध्यान रखे, तब तो उसमें ट्रस्ट डेवलप होगा बच्चे में। लेकिन अगर बच्चे की बेसिक नीड वो फुलफिल नहीं करते, टाइम पे उसका डायपर चेंज नहीं करते, उसको गीला ही छोड़ देते हैं, टाइम पे दूध नहीं पिलाते, तो बच्चे में मिसट्रस्ट डेवलप होता है। अगर ये स्टेज वो ढंग से पार कर लेता है तो उसके अंदर होप का बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप होता है। देन अगला है मस्कुलर एनल। 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है, अब वो थोड़ा सा खुद से काम करने की कोशिश करता है। जैसे मैं खुद से खाना खाना चाहूँगा, तो अगर उसको खाने देते हैं, वो ढंग से खुद से कर पाता है काम, तब तो ऑटोनॉमी उसमें डेवलप होती है। वरना उसमें शेम होता है, डाउट आता है, क्योंकि पेरेंट्स कई बार क्या होता है कि भाई बच्चा फैला देगा, गंदा कर देगा, इसलिए उसको खुद से कुछ भी खाने पीने नहीं देते। तो उसके अंदर फिर शेम या डाउट आ जाता है। तो अगर ढंग से हुआ ये डेवलपमेंट तो उसके अंदर विल आ जाएगा। फिर आपकी अगली आती है लोकोमोटर जेनाइटल। लोकोमोटर जेनाइटल 3 से 6 साल। इसमें होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। बच्चा जो है इनिशिएटिव लेता है कुछ चीज़ों में, खुद से इनिशिएट करेगा। अगर वो करता है, कर पाता है तो इनिशिएटिव, वरना उसमें गिल्ट आता है। यहाँ पे पर्पस डेवलप होगा। इसके बाद में आती है लेटेंसी। लेटेंसी में आती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली बच्चा जो है प्रोडक्टिव स्किल सीखेगा, स्कूल वगैरह जाएगा, और उसमें कैपेसिटी टू वर्क, दूसरों के साथ काम करना, ये वो सीख पाएगा। अगर कर पाता है तो कॉम्पिटेंस आता है, नहीं तो उसमें इन्फीरियोरिटी डेवलप हो जाती है। इसके बाद में आपका आता है अगला एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो होती है 12 से 18 साल की होती है। इसमें अब बच्चे को आइडेंटिटी कोहेशन या फिर रोल कन्फ्यूजन, आइडेंटिटी कोहेशन वर्सेस रोल कन्फ्यूजन ये होता है। मतलब कि अब जो है बच्चा वो देखना चाहता है कि मेरी क्या आइडेंटिटी है। वो खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है, सोसाइटी में अपना एक रोल चाहता है। अगर वो बना लेता है तो आइडेंटिटी कोहेशन होता है, वरना उसके अंदर रोल कन्फ्यूजन होता है। अगर अच्छे से ये वाली इसकी स्टेज निकल जाती है तो उसमें फिडेलिटी डेवलप होती है। देन कम्स योर यंग एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड बोल लीजिए या फिर यंग एडल्टहुड बोल लीजिए। तो इसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब बच्चा थोड़ा सा इंटीमेट होता है, दूसरे के साथ करीबी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। अगर ढंग से बन जाता है तो लव, वरना आइसोलेशन। देन आपका आता है मिडिल एज या आपका हो एडल्टहुड। ये आपका आ गया एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं एक बार इनके ईयर्स और चेक कर लेती हूँ, क्योंकि बुक में इनके ईयर्स अलग दिए हैं। 3 to 5 दिया है ये आपका 6 to 11 दिया है। देन आपका 12 to 18 है। देन आपका 18 to 35 है। और फिर आपका 35 to 55 है। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए होते हैं। और फिर 55 ऑनवर्ड्स है ये। ठीक है, फाइन। ईयर्स आपसे नहीं पूछते, वैसे ईयर्स आपसे नहीं पूछते इसके बारे में। आपको फ्रॉइड के फिर भी ईयर्स याद करने ज़रूरी है, इसके आप ईयर्स याद ना करें तो भी चलेगा, बस ये सीक्वेंस याद रखें। तो अब 35 से 55 में अब आपका एडल्टहुड आ चुका है। अब जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसका मतलब कि
मिडिल एज जो एडल्ट्स होते हैं वो देखते हैं कि हमने सोसाइटी के लिए कुछ किया कि नहीं किया, हमने अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ किया या नहीं किया। अगर आपने कुछ किया है तब तो आपको जनरेटिविटी होती है, आप में केयर डेवलप होता है, वरना आपके अंदर स्टैग्नेशन होता है कि आपने सोसाइटी के लिए और फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया। एंड लास्ट स्टेज इज़ योर ओल्ड एज, जिसको हम मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप में होता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। मतलब कि अब आप रिफ्लेक्ट करते हो पुरानी अपने जीवन के बारे में कि भाई मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या किया। अगर आपको लगता है हाँ मैंने कुछ मीनिंगफुल किया है, कुछ अच्छा किया है, तब तो आपके अंदर ईगो इंटीग्रिटी होती है, वरना आपको डिस्पेयर फील होता है। बिकॉज ऑब्वियसली इस एज में जाके अब आप कुछ नया ज़्यादा कर भी नहीं पाओगे। तो अब आप केवल एक तरीके से रिकैप करते हो कि मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में कुछ किया कि नहीं किया। अगर किया तो विजडम डेवलप होगा, वरना आपके अंदर डिस्पेयर हो जाएगा। अब आपको याद कैसे करना है? आपको ये सिक्वेंशियली याद करना है। एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी से पहले आएगी और बाद में आएगी, ऐसे पूछ लेते हैं। तो आपको ये पूरा सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ये आपका अरेंज करने को आ जाता है सीक्वेंस में। तो ये आपको एज़ इट इज़ सीक्वेंस में याद रखना है। दैट इज़ इट। इसके अलावा ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं घुसना। इतना सा आपको याद रखना है। ये आपके एरिक एरिक्सन की स्टेज थी। Now we will talk about Jean Piaget's theory. Now see, this is a very lengthy theory. जीन पियाजे की जो थियरी है बेसिकली थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। बच्चे का बौद्धिक विकास कैसे होता है। ये बहुत, मैं कहूँगी कि इम्पॉर्टेंट थियरी है, बहुत अच्छी थियरी है, और ये आपका थोड़ा सा समय लेगी। ठीक है, थोड़ा सा ये आपका समय लेगी। आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें से आपके एग्ज़ाम में आपने अगर ध्यान किया हो तो 1-2 साल पहले वो भी आया था व्हाट डू वी से इट, पैसेज। आजकल एक पैसेज आपका थियरी का आने लग गया और एक आपका रिसर्च टेस्टिंग का आता है। जैसे पहले आया करता था, पहले 2 आते थे, अब इन्होंने 1 कर दिया और एक थियरी का कर दिया है। तो इसीलिए थियरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आपके लिए करने के लिए। थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे क्या क्या होता है। इनकी जो थियरी है ये बहुत ज़्यादा नई टर्म्स आपको सिखाएगी आज, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको वो बताया था एक बार, मुझे शायद याद नहीं, ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेच्योरेशन, शायद मैंने आपको इसका डिफरेंस नहीं बताया है। मैं आपको वो बता देती हूँ, मैंने जगह इसीलिए छोड़ी थी। जस्ट अ मोमेंट। जब हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लाइफ स्पेन डेवलपमेंट में हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन। तीनों जो टर्म्स है इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आई होप आप नहीं होते होगे, बट स्टिल आई विल टेल यू। ग्रोथ इज समथिंग विच इज क्वांटिटेटिव, समथिंग विच कैन बी फिजिकली और न्यूमेरिकली स्टडीड। आप न्यूमेरिकली जब किसी चीज़ को स्टडी कर सकते हो वो क्वांटिटेटिव है। जैसे कि आपकी हाइट कितनी है, मेरी हाइट 5 फीट 1 इंचज़ है, तो वो ग्रोथ है मेरी। मेरा वेट कितना है वो मैं नहीं बताऊंगी तो वो जो वेट कितना केजीज है वो आपका ग्रोथ में आ जाएगा। तो ग्रोथ इज योर फिजिकल और न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव। इसमें आप एक नंबर दे सकते हो, लंबाई, चौड़ाई, ये सारी चीज़ें, ठीक है, फाइन। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। इसको आप कोई नंबर नहीं दे सकते एज सच। इसको आपको सब्जेक्टिविकली स्टडी करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिवली आप स्टडी कर सकते हो, ये सब्जेक्टिवली आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब डेवलपमेंट एक मानव का बहुत अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग होगा, बौद्धिक विकास। आपका मॉरल, नैतिक विकास अलग होगा। आपका इमोशनल, भावनात्मक विकास अलग होगा। आपका सोशल, सामाजिक विकास अलग होगा। तो बहुत अलग अलग तरीके से आपके विकास जो है वो होंगे। तो डेवलपमेंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, और ये क्वालिटेटिव है। मेच्योरेशन इज बायोलॉजिकल मेच्योरिटी। बायोलॉजिकली हमारे अंदर कुछ चीज़ें प्रोग्राम्ड है। इट इज़ बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड कि भाई एक बच्चा जो है, भले ही सपोज करो, मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज कीजिए आप कार ड्राइविंग सीखने गए, आपके साथ आपके घर वाले कार ड्राइविंग के लिए साथ में होता है ना, कई बार लड़कियों के साथ छोटे भाई बहन को भेज देते हैं। बच्चा जिद करता है कि नहीं मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा, तो आपके साथ 5 साल के बच्चे को उन्होंने भेज दिया। 5 साल का बच्चा पीछे सीट पे बैठा है, वो पूरे ड्राइविंग लाइसेंस जो है, वो बहुत अच्छा स्मार्ट बच्चा है, तो वो सारा लेसन सुन रहा है कि अच्छा अभी ऐसे क्लच डालना है, ऐसे ये करना है, वैसे वो करना है, तो उसने पूरा लर्न कर लिया। ठीक है, फाइन। तो यानी कि उस बच्चे ने थियोरी तो सारी लर्न कर ली, लेकिन क्या वो बच्चा 5 साल का एक्चुअल में कार ड्राइव कर पाएगा?
नहीं कर पाएगा। वाई? क्योंकि वो मैच्योर्ड नहीं है अभी उतना। तो वो जो मैच्योरिटी ड्राइविंग की है वो उसके अंदर ऑब्वियसली 14, 15, 16 साल पे ही आएगी, क्योंकि वो बायोलॉजिकली उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो तभी होगी। क्योंकि 5 साल का बच्चा स्टीयरिंग को उस तरीके से नहीं घुमा पाएगा, उसके शायद पैर भी ना पहुँचे क्लच तक। तो बेसिकली मैच्योरिटी जो होती है बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड होती है और ये हमारे अंदर समय के साथ ही आएगी। मैच्योरिटी जो है ये समय के साथ ही हमारे अंदर आएगी। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाला फ़र्क इनमें आ गया। मैच्योरिटी जो है ये बायोलॉजिकली आपके अंदर आएगी। मुझे याद है जब मैं महारानीज़ में फर्स्ट ईयर में थी, उस टाइम पे मेरा प्रैक्टिकल जो होता है साइकोलॉजी में अपना, उसमें वाइवा में मुझसे जो हमारे एक्सटर्नल आए थे, वो उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि मैच्योरिटी और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो उस वक़्त मैं एक एग्ज़ैक्ट कॉन्फिडेंस से ये आंसर नहीं दे पाई थी, ऑल्दो मैंने उनको ये तो बताया था भी मैच्योरिटी बायोलॉजिकली आएगी। उन्होंने शायद मैच्योरिटी और लर्निंग में डिफरेंस पूछा था, लर्निंग और मैच्योरिटी में क्या फ़र्क है। तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाई थी ढंग से उनको। तब उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई कि आप मैच्योर होगे तभी आप कुछ काम कर पाओगे। कुछ-कुछ काम ऐसे होते हैं जो विद मैच्योरिटी ही आप कर पाओगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा आज हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की थियरीज़ की। तो मैं आपको बता दूँ डेवलपमेंट की जितनी भी थियरीज़ हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है आपकी स्टेजेस वाली थियरी, जिनमें आप स्टेजेस पढ़ते हो कि भाई पहले ये स्टेज आएगी, फिर वो स्टेज आएगी, फिर वो स्टेज आएगी। इन्हें हम कहते हैं डिसकंटीन्यूअस, क्योंकि इनका ये मानना है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली नहीं होता। डेवलपमेंट जो होता है स्टेजेस में होता है, पहले एक फिर एक फिर एक। ठीक है। दूसरी होती है कंटिन्यूअस अप्रोच, जिनका ये मानना होता है कि कोई स्टेजेस नहीं होती, नो स्टेजेस आर देयर, डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली चलता जाता है, इसमें स्टेजेस नहीं आएंगी। ठीक है, फाइन। तो देखो अब इसमें हम बात करते हैं कौन कौन सी थियरी आई। तो अभी हमने स्टेजेस में फ्रॉइड की पढ़ ली, अभी हमने पढ़ ली एरिक्सन की। तो ये आपकी डिसकंटिन्यूअस में आ गई। आगे हम अभी पियाजे की पढ़ेंगे और हम कोहलबर्ग को पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपके डिसकंटिन्यूअस में आती हैं। कंटिन्यूअस में वाइगोत्स्की कहते हैं देयर आर नो स्टेजेस। ठीक है, ब्रूनर ने भी डेवलपमेंट में स्टेजेस नहीं दी। तो ये इस तरीके से कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस आप समझ जाना, जहाँ पे भी स्टेजेस है वो डिसकंटिन्यूअस है, जहाँ पे स्टेजेस नहीं है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है। अब जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस बताई थी? इन्होंने बताई थी 4 स्टेजेस। ठीक है, फाइन। जीन पियाजे ने अपनी स्टडी कैसे की? जीन पियाजे के 3 बच्चे थे, तो ये उन 3 बच्चों को ऑब्जर्व करते थे। तो मतलब इन्होंने बेसिकली नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन किया। ये अपने ही बच्चों को ऑब्जर्व करते थे और देखते थे कि बच्चा कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। फाइन। अब इन्होंने ये देखा बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों के अंदर आती है। अच्छा, ये भी मानते थे एपिजेनेटिक मैच्योरेशन, इनका भी ये मानना है कि बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल है। एपिजेनेटिक मैच्योरेशन कौन कौन मानता था? एरिक्सन भी मानते थे और ये भी मानते थे। इन्होंने ये कहा बेसिकली कि बच्चा जो होता है जब वो एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है तो कुछ कुछ चीज़ें वो लर्न करता है, उसका जो बौद्धिक विकास है वो इस तरीके से होता है। तो इसीलिए इनकी थियरी को कॉग्निटिव थियरी या कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शनिज्म भी कहते हैं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शनिज्म मतलब कि उसका जो कॉग्निशन है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है, उसके अंदर धीरे धीरे बन रही है, सब्जेक्टिविटी है इसके अंदर, इट इज़ गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। ये इन्होंने बताया कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है। स्टेजेस में आपको बाद में बताऊंगी, उससे पहले मैं बताती हूँ कंस्ट्रक्ट कैसे हो रही है। ये स्कीमाज, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। पियाजे ने ये कहा जो स्कीमाज होते हैं, मेंटल कंसेप्ट्स जो होते हैं हमारे, वो बेसिकली उसको स्कीमा या स्कीमेटा ये इन्होंने बताया। ठीक है, ये स्कीमेटा। इन्होंने ये कहा कि हमारे अंदर जो भी चीज़ें हम लर्न करते हैं वो हमारे स्कीमाज होते हैं। ठीक है, फाइन। हमारे अंदर कुछ स्कीमाज होते हैं। नाउ सपोज मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, थोड़ी सी जगह कहाँ है, ये रही। सपोज कीजिए एक बच्चा है, यहाँ पे इमेज लगाई थी मैंने, ये रही। हाँ, सपोज कीजिए एक बच्चा है, उसने ये देखा। ठीक है, पहली बार उसने एक 4 पैरों का जानवर देखा। मार्केट गया वो बच्चा, उसने बाहर जाके रोड पे देखा ये 4 पैरों का डोबरमैन लग रहा है मुझे तो ये जानवर देखा। फिर उसको ऑलरेडी सपोज करो उस बच्चे के घर में ऑलरेडी एक पेट डॉग है, वो ऐसा दिखता है, ये पता नहीं कौन सी ब्रीड है, जो भी है। तो ये जानता है कि ये इसके घर में है और इसको वो डॉगी बोलता है। ठीक है, सपोज कीजिए आपके घर में एक पालतू डॉगी है, तो आप
अपने घर में, आपके घर में एक 4-5 साल का या 2-3 साल का बच्चा है। वो बच्चा अपने घर में डॉगी को देखता है, उसके साथ खेलता भी है, वो समझता है कि हाँ, इसके 4 पैर हैं, 1 पूँछ है और इसे हम डॉगी बोलते हैं। पहली बार आप बच्चे को मार्केट लेके गए, वहाँ पे उसने ये दूसरा अलग तरह का, अलग ब्रीड का डॉगी देखा। बच्चे ने देखा, अरे इसके भी 4 पैर हैं। तो मतलब अब बच्चा क्या बोलेगा? ये भी डॉगी है, दिस इज़ ऑल्सो अ डॉगी। तो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने बेसिकली जो उसका ऑलरेडी स्कीमा था डॉग का, उसमें एक नई इन्फॉर्मेशन को एसिमिलेट किया। एसिमिलेशन का मतलब, जब आप अपनी लर्निंग में, अपने स्कीमा में कोई नई चीज़ को आप बेसिकली ऐड करते हो, ठीक है? आप कुछ नई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करते हो, न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ एडेड इन एग्जिस्टिंग स्कीमा। आपका स्कीमा सही है, उस स्कीमा में बस आप एक नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ। जब आपने जीन पियाजे पहले पढ़ा होगा या आपने सिगमंड फ्रॉइड पहले पढ़ा होगा, तो आपने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? लेकिन जब मैंने आपको कुछ और नई इन्फॉर्मेशंस दी, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी वो भी सही थी, बस आपने उसमें वो नई चीज़ें ऐड कर ली। हर साल जब आपका पेपर होता है, आप अपने नोट्स में नए जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐड करते जाते हो, मतलब आप एसिमिलेशन करते हो। पुरानी जो इन्फॉर्मेशन है, पुराने जो स्कीमाज हैं, उसमें नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना कहलाता है एसिमिलेशन, ठीक है? फाइन। नाउ समटाइम्स ऐसा होता है कि साइंटिस्ट नई डिस्कवरी करता है और वो पुराने फैक्ट्स को खंडन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले क्वेश्चन बहुत आता था कि कितने परसेंट हमारे ग्लियल सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स और कितने परसेंट हमारे न्यूरॉन्स हैं। तो ऐसा बोलते थे 10% आपके न्यूरॉन्स हैं और बाकी 90% ग्लियल सेल्स हैं। अब नई बुक्स में ऐसा आ रहा है कि साइंटिस्ट ने इस बात का खंडन किया है, उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों लगभग बराबर बराबर से होते हैं। तो अब आप क्या करोगे? अब आप अपने नोट्स में उस पुराने फैक्ट को काटोगे, आप उसको रिमूव करोगे, आप उसको कंप्लीटली रब कर दोगे, पेंसिल को लिखे हुए को मिटा दोगे और मिटा करके नई इंफॉर्मेशन आप लिख दोगे कि दोनों लगभग बराबर होते हैं। दैट इज नोन एज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है जब आपका पुराना स्कीमा गलत हो, तो आप उस स्कीमा को मॉडिफाई करते हो, उसको चेंज करते हो, ठीक है? आप उसको न्यू चेंजिंग द स्कीमा एज पर न्यू इंफॉर्मेशन, चेंजिंग ओल्ड स्कीमा। अकोमोडेट करते हो नई इन्फॉर्मेशन को पुराने को बदल के, मतलब आपने उसमें पुराना जो था वो आपका इनकरेक्ट प्रूव हो चुका है। जैसे कि बच्चा देखता है कि हाँ, ये 4 पैर का जो जानवर है ये डॉग है। बच्चे ने बाहर बिल्ली देखी, बिल्ली के भी 4 पैर है, उसने मम्मी को बोला देखो देखो ये डॉग है, तो मम्मी बोलेगी नहीं बेटा, ये बिल्ली होती है, 4 पैर इसके भी है, 1 पूँछ इसके भी है, 4 पैर उसके भी थे, 1 पूँछ उसकी भी थी। तो बच्चे को अब समझ में आया कि अच्छा, इसका मतलब सारे 4 पैर वाले डॉग्स नहीं होते, ये डॉग होते हैं, ये बिल्ली होती है। तो बच्चे ने अब क्या किया? अपने पुराने स्कीमा को चेंज किया। तो जब आप चेंज करते हो पुराने स्कीमा को, तो वो कहलाता है अकोमोडेशन। ये आपको समझना है। तो जीन पियाजे ये कहते हैं कि बच्चा जब लर्निंग करता है अपने एनवायरनमेंट में, जब वो निकलता है बाहर समाज में जाता है, तब वो नई नई इंफॉर्मेशंस को देखता है और उन नई इंफॉर्मेशन से वो बहुत सी चीज़ें सीखता है। इसे कहेंगे हम एडेप्टेशन। बच्चा एडेप्टेशन करता है और वो एडेप्टेशन 2 तरीके से करता है। या तो उसके पुराने स्कीमा अगर सही हैं और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली, तो वो उसको उसमें ऐड कर लेगा, उसे हम कहेंगे एसिमिलेशन, केवल ऐड करना। लेकिन अगर उसको कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेशन मिली जो उसके पुराने स्कीमा का खंडन करती है, विरोध करती है, तो वो अकोमोडेशन करेगा, मतलब कि कंप्लीटली चेंज कर लेगा पुराने स्कीमा को नए के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो एसिमिलेशन इज जब आपका स्कीमा आप चेंज नहीं करते, केवल उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो, पुराना स्कीमा सही है। अकोमोडेशन इज पुराना स्कीमा गलत है, आप उसको चेंज करोगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो एसिमिलेशन इज एडिंग समथिंग, अकोमोडेशन इज चेंजिंग समथिंग। फिर आपको उसको ऑर्गेनाइज भी करना है। अब आप उस इंफॉर्मेशन को जो है ऑर्गेनाइज भी करोगे, ठीक है? मैं आपको एक बार और ये समझाती हूँ। ये जो अकोमोडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। तो दे कैन आस्क यू दिस इन एग्जाम। तो नाउ सपोज कीजिए कि आपने अगर सही आंसर दिया, तब तो ठीक है, बढ़िया बात है, आपको कॉग्निटिव बैलेंस फील होगा। लेकिन सपोज कीजिए अगर आपने गलत आंसर दिया, अगर आपने आंसर जो है वो कंप्लीटली रॉन्ग दिया, तो ऐसे में क्या होगा?
इफ योर स्कीमा इज इनकरेक्ट, अगर आपका स्कीमा इनकरेक्ट है तो ऐसे में आपको डिसइक्विलिब्रियम फील होगा। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब हम कहेंगे कॉग्निटिव इम्बैलेंस। कॉग्निटिव इम्बैलेंस आपके अंदर होगा, एक टेंशन आपके अंदर होगी कि मैंने गलत जवाब दिया। तो अब आप क्या करोगे, जो भी आपने रॉन्ग आंसर दिया उस रॉन्ग आंसर को आप सही आंसर ढूंढोगे कि अच्छा चलो ये गलत है तो सही क्या है। फिर जब आपको सही आंसर पता चलेगा तो आप उसको लर्न करोगे या आप उसको अपने जो पुराने गलत आंसर है उससे रिप्लेस करोगे। ठीक है, आपने क्या किया, रॉन्ग में आप कभी भी एसिमिलेट नहीं करोगे, रॉन्ग में आप क्या करोगे, अकोमोडेशन करोगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने किया अकोमोडेशन और आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन। अकोमोडेट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, इस प्रोसेस को एज अ होल हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन। वी कॉल दिस इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब जब आप अकोमोडेट करते हो, मतलब गलत आंसर को चेंज करते हो और उसको ऑर्गेनाइज करते हो, तो ये आपका इक्विलिब्रेशन है। जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे अंदर होता है वो इस इक्विलिब्रेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, फाइन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्विलिब्रेशन की वजह से हमारे अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, अब हमारे अंदर वो डिसइक्विलिब्रियम खत्म हो गया और अब हमारे अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब कॉग्निटिव बैलेंस आ गया हमारे अंदर। ठीक है, फाइन, ये आपके अंदर आ गया। चलिए, तो आपको ये याद रखना है, हमारे अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है सारा का सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस इक्विलिब्रेशन की वजह से होता है। ऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज बिकॉज ऑफ दिस इक्विलिब्रेशन। तो अगर आपने सही जवाब दिया तब तो सीधा सीधा इक्विलिब्रियम है, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर गलत जवाब दिया, आपका स्कीमा गलत था, तो आपको डिसइक्विलिब्रियम होगा, टेंशन होगी। उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए आप इक्विलिब्रेशन करोगे, मतलब कि आप उस गलत आंसर को सही करोगे, अकोमोडेट करोगे, उसको ऑर्गेनाइज करोगे। इसी से आपका बौद्धिक विकास होता है और फिर आपको इक्विलिब्रियम का अनुभव होगा, फिर आपको कॉग्निटिव बैलेंस का अनुभव होगा। ठीक है, फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कुछ इन्होंने बताया किस तरीके से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, वो कैसे कैसे चीज़ों को लर्न करता है, ये इन्होंने बताया। नाउ वी विल फोकस ऑन द स्टेजेस। इन्होंने 4 स्टेजेस भी दिए हैं। इन्होंने कहा देर आर 4 स्टेजेस, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट थियरी है ये। सेंसरी मोटर स्टेज ये 0 से 2 ईयर्स तक होती है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 होती है। कॉन्क्रीट आपकी 7 to 11 होती है और फिर ये 11 ऑनवर्ड्स होती है फॉर्मल वाली। हर स्टेज में कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या क्या होता है, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। सेंसरी मोटर को इन्होंने और सब पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब शुरू के 2 साल को भी 6 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहले जब बच्चा 1 महीने तक का होता है तब तक उसके अंदर केवल रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं। रिफ्लेक्सेस हम पढ़ चुके हैं, मोरो रिफ्लेक्स, बेबिंस्की, ये सारी चीज़ें। तो बच्चे में केवल रिफ्लेक्स होता है, शुरू के 1 महीने में बच्चा केवल रिफ्लेक्स एक्शन कर करके चीज़ों को सीखता है। फिर 1 से 4 महीने तक का जो बच्चा होता है उसके अंदर आता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन का मतलब होता है बेसिकली कि बच्चा सिंपल मोटर हैबिट्स करता है, ठीक है, अपनी बॉडी के इर्द गिर्द। ठीक है, वो क्या करता है, चीज़ों को मुंह में डालता है। बेसिकली ओरल स्टेज है तो हर चीज़ को मुंह में डालेगा। फिर आपका सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन आता है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 से 8 महीने का होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने आसपास की चीज़ों को रिपीट करता है। आप नोटिस करना, बच्चा एक ही चीज़ को बार बार फेंकेगा। अभी मेरा जो ये है माय नेफ्यू, वो क्या करता है, बेसिकली रिमोट को लेता है, फेंकता है, फिर मैं उठा के रखती हूँ, दोबारा फेंकता है, बस उसको फेंकना है। तो बेसिकली रिपीटेड एक्शंस वो करता है, बार 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 वो एक ही चीज़ करेगा, चीज़ों को गिराएगा, थ्रो करेगा ज़मीन पे। देन उसके बाद में 8 से 12 महीने के बच्चे में कोऑर्डिनेशन आ जाता है थोड़ा सा। अब वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा, मतलब अब अगर आप कोई चीज़ छुपा दोगे तो उसको ढूंढेगा। ठीक है, इस तरीके से वो करेगा। अब उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो आ गया, ये मैं आपको भी बताऊंगी क्या होता है। फिर टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर उसके अंदर आ चुका है, वही है ये। ठीक है, नोवल बिहेवियर, नई नई चीज़ों को इमिटेट करेगा। और फिर उसके बाद में इसमें ए बी सर्च जो है वो करेक्ट हो जाएगी, ये भी मैं अभी बताऊंगी क्या होता है। फिर लास्ट में 18 से 2 साल का, 18 महीने से 2 साल का जो बच्चा है, इसमें मेंटल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। मेंटल रिप्रेजेंटेशन का मतलब अब वो अपने अंदर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लर्न करना स्टार्ट कर देगा।
बेसिकली द थिंग इज़ कि अगर उसके आंखों के सामने से कोई चीज़ आप हटा दोगे तो वो उसको ढूंढेगा, ठीक है। मतलब कि बेसिकली अब जो बच्चा है वो थोड़ा सा समझदार हो गया है, अब वो अपनी मम्मी के पास जाने के लिए रोएगा, उसको मम्मी चाहिए। मम्मी अगर सामने नहीं है तो वो जानता है मम्मी कहीं और है, तो मम्मी ला के दो मुझे। इसके अलावा बच्चा देखो आप इमिटेशन करेगा, डिफर्ड इमिटेशन और इन्फर्ड इमिटेशन, दो तरह के इमिटेशन होते हैं। डिफर्ड इमिटेशन मतलब कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो एज इट इज़ उसको करेगा, लेकिन इन्फर्ड इमिटेशन का मतलब ये हुआ कि कई बार बच्चा जो होता है वो गलत चीज़ों को इमिटेट नहीं करता। अगर सपोज करो बच्चे के सामने आपको चोट लग गई है ना, आपको दर्द हो रहा है, आप रो रहे हो, तो बच्चा वो हरकत अभी भी इमिटेट नहीं करेगा जिससे आपको चोट लगी। अगर आपने सपोज करो कि आप कुछ सब्जी काट रहे थे और चक्कू से आपने अपना हाथ काट लिया, तो बच्चा वो चीज़ इमिटेट नहीं करेगा, वो केवल यूजफुल बिहेवियर को इमिटेट करेगा। तो ओनली यूजफुल बिहेवियर इज इमिटेटेड, उसको हम कहते हैं इन्फर्ड इमिटेशन, ठीक है, फाइन। डिफर्ड इमिटेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिलेड इमिटेशन। बच्चा जो है वो डिलेड इमिटेशन करता है, मतलब कि अगर आपने आज कोई हरकत करी है तो बच्चा आज अभी तुरंत उसको रिपीट नहीं करेगा, वो कुछ समय बाद उसको रिपीट करेगा। कभी नोटिस करना, छोटे बच्चे चीज़ों को सीख लेते हैं। आपने कोई गाली बोल दी उनके सामने तो वो तुरंत नहीं बोलेंगे, वो उसको कुछ घंटों बाद या अगले दिन बोलेंगे। फिर आप सोचोगे अरे ये इसने कहाँ से सीखा, फिर आप याद करोगे अच्छा कल मैंने गलती से गाली बोल दी थी उसके सामने तो उसने वो गाली सीख ली। तो डिफर्ड इमिटेशन का मतलब है डिलेड इमिटेशन, वो लेट में, बाद में वो उस चीज़ को इमिटेट करेगा। और इन्फर्ड इमिटेशन का मतलब केवल यूजफुल चीज़ों को वो इमिटेट करेगा, ऐसी चीज़ों को इमिटेट नहीं करेगा जिससे उसको तकलीफ हो, दर्द हो। इसके अलावा मेक बिलीव प्ले, गेम खेलते थे हम बचपन में, डॉक्टर डॉक्टर और ये टीचर, कि भाई आप टीचर बन जाओ और आप अपने सामने टॉयज़ वगैरह को स्टूडेंट्स बना के उनको पढ़ाओ, तो वो गेम घर घर खेलते थे। तो वो जो मेक बिलीव प्ले होते हैं वो इस तरह की चीज़ें वो बच्चा जो है वो करता है, ठीक है, फाइन। अब मैं आपको बताती हूँ दो तीन चीज़ें, ऑब्जेक्ट परमानेंस वगैरह ये सब क्या है। देखो बेसिकली जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो बच्चे को ये लगता है कि जो चीज़ें मेरे सामने हैं वो हैं, जो चीज़ें मेरे सामने नहीं हैं वो नहीं है, ठीक है। बच्चे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मेरे सामने हैं केवल वो एग्जिस्ट करती है। अगर मम्मी मेरे सामने है तो वो है, अगर मम्मी मेरे सामने नहीं है तो मतलब मम्मी है ही नहीं। तो मतलब कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे में शुरुआत में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप नहीं होता। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब, इसीलिए आप नोटिस करो बच्चा जो होता है छुपन छुपाई वाले जो गेम होते हैं, आप उसके सामने अपने वो ता वाला गेम खेलते हो, लाइक उसकी आंखों के सामने, अपनी आंखों के सामने हाथ रख देते हो, फिर मुंह एकदम से हाथ हटा के दिखाते हो, तो बच्चा बहुत खुश होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई चीज़ दिख नहीं रही मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन कुछ समय बाद उसको समझ में आता है कि अच्छा एग्जिस्ट करती है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस शुरुआत में नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा, इसीलिए आप नोटिस करना लगभग 1 साल का जो बच्चा होता है वो समझता है कि अच्छा मेरे को मम्मी के पास जाना, वो रोएगा। जैसे कि माय नेफ्यू जब वो बहुत छोटा था उस टाइम पे उसको किसी की भी गोद में दे दो वो आराम से बैठा रहता था, बस उसको दूध वूध जो भी चाहिए वो उसको देते रहो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मम्मी क्या मम्मी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अभी वो हो गया है लगभग 11 महीने का, वो अब हो जाएगा। तो अब उसको थोड़ा सा ये होता है कि मेरे को मम्मी के पास जाना है, बोलता नहीं है वो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारे पास चुप नहीं होता, केवल अपनी मम्मी के पास जाके ही चुप होता है, क्योंकि अब उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गई है। अब उसको समझ में आता है कि मेरी मम्मी किचन में है या मेरी मम्मी कहीं और है, मेरे सामने नहीं है पर मम्मी है, तो मुझे तो मम्मी के पास ही जाना है। तो बच्चा अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप करता है, ठीक है। ये चीज़ बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है। तो ये एक मेजर चीज़ है जो आपको याद रखनी है, सेंसरी मोटर में क्या डेवलप होता है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसमें डेवलप होता है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। देन वी टॉक अबाउट प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल जो है 2 से 7 साल की, इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है बेसिकली ऑपरेशनल से पहले का, मतलब मेंटल ऑपरेशन करने से पहले का, मतलब थोड़ा थोड़ा वो कर पाएगा। अभी मेन ऑपरेशन जो बड़े बड़े होते हैं, ज़्यादा थिंकिंग वो नहीं कर पाता। यहाँ पे बच्चा क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे बच्चा दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो बच्चा होता है ईगो सेंट्रिक और एक बच्चे के अंदर होता है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है जब आपको ऐसा लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी लिविंग है। बचपन में आप करते थे ना कि भाई मेरे टॉय को भूख लगी है, मेरे टॉय को नहला दूँ,
टॉय को आप एक बच्चे की तरह रखते थे, उसको नहलाते थे, खाना खिलाते थे, सारी चीज़ें करते थे, तो दैट इज़ एनिमिज्म। जब आप नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग मान लेते हो, उन्हें लिविंग की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है। ईगो सेंट्रिक का मतलब होता है कि केवल खुद का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाना, ओन पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू आप नहीं समझ पाते। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये रहा, ये पियाजे का 3 माउंटेन टास्क, अब तक एक बार पूछा गया है एग्जाम में। इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला बच्चे को इस तरह का मॉडल बनाया, ये देखो ये एक माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन है, ये तीसरा माउंटेन है, ठीक है। 3 माउंटेन इन्होंने रखे और यहाँ पे सामने एक डॉल रख दी और बच्चे को इस तरफ रखा। अब देखो बच्चे को तो ऑब्वियसली दोनों माउंटेन छोटे हैं, तो ये 1 2 3 तीनों माउंटेन नजर में आएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चे से ये पूछा कि तुम ये बताओ इस डॉल को कितने माउंटेन नजर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है इस डॉल के सामने बड़ा सा माउंटेन है, तो इसको कायदे से एक ही माउंटेन नजर आएगा, ये बड़ा वाला, ये दोनों छोटे छोटे इसके पीछे छुप गए, वो नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये बच्चा क्या बोलता है कि इसको 3 माउंटेन नजर आ रहे हैं। ये ऐसा क्यों बोलता है 3 माउंटेन नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसको खुद को 3 माउंटेन नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली छोटा बच्चा ये समझता है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वही दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाता। इससे हम कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा, उसको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आ पाता, उसको केवल ये समझ में आता है कि जो मुझे दिख रहा है वही सबको दिख रहा है, ओके। वो ज़्यादा हैवी मेंटल ऑपरेशंस नहीं कर पाता, उसके अंदर एनिमिज्म होता है, वो क्या करता है नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग मानता है। फिर आपका आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो होती है, इसमें बच्चा थोड़ा सा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेशंस कर पाता है, थोड़ा लॉजिकली सोच पाता है, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अभी भी वो मैं कहूँगी इस स्टेज में बच्चे में कंजर्वेशन आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी जो है बच्चे के अंदर वो आ जाती है। अभी कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है बेसिकली आप बच्चे को बोलते हो कि ये 50 ml पानी हमने इसमें डाला और अब 50 ml पानी हमने इस बर्तन में डाला, तो दोनों बर्तन में से पानी किस में ज़्यादा है। तो अगर आप एक 7 साल तक के बच्चे से पूछते हो, 5-6 साल के बच्चे से जो प्री ऑपरेशनल में, वो बोलेगा इसमें पानी ज़्यादा है, क्योंकि उसको केवल साइज दिख रहा है, उसको ये थिंकिंग अभी नहीं है कि बेसिकली हमने इसी पानी को इसमें डाला है तो पानी तो बराबर ही होगा। उसको वो चीज़ समझ नहीं आती, हमने बच्चे के सामने ही ट्रांसफ़र किया है पानी यहाँ से यहाँ पर, उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो यानी कि उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी अभी नहीं आई, उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी जो है वो नहीं आई, उसको कंजर्वेशन नहीं आया। कंजर्वेशन हुआ, ये दोनों चीज़ें बराबर ही हैं, बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आई, रिवर्सिबिलिटी नहीं आई। रिवर्सिबिलिटी मतलब आपने बच्चे को बोला 2 4 8 है, तो 8 डिवाइड बाय 4 कितना होगा। बेसिकली 2 4 8 है तो 8 डिवाइड बाय 4 2 होगा, लेकिन बच्चे को वो चीज़ अभी समझ में नहीं आई। इसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, यानी कि उल्टा करना। बच्चे को रिवर्सिबिलिटी जो है प्री ऑपरेशनल में नहीं आती। कंजर्वेशन जो है कि भाई ये चीज़ हमने इसके सामने यहाँ भरी, तो ये वाला जो कंजर्वेशन है ये भी बच्चे को प्री ऑपरेशनल में नहीं आता। ये दोनों चीज़ें बच्चे को आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, ये दोनों चीज़ें बच्चे को यहाँ आती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है बच्चे को, इसके अलावा बच्चे को थोड़ा सा अब ट्रांसडक्टिव रीजनिंग जो है वो थोड़ी सी आ जाती है। ट्रांसडक्टिव या सिंक्रेटिक रीजनिंग हम बोलते हैं, ये आ जाती है। जैसे कि बच्चे को आप नाइट सूट पहनाते हो, तो बच्चे को समझ में आता है नाइट सूट पहना है तो मतलब नाइट हो गई, अब मुझे सोना है ना। बच्चे को आप बोलते हो कि अब आपने रात को दूध पीना है, कई बार पेरेंट्स रात को दूध पिला के सुलाते हैं बच्चे को, तो रात को दूध पिलाया तो मतलब बच्चा समझ जाएगा अब मुझे सोना है। लॉजिकल रीजनिंग वो नहीं कर पाता। बच्चे को अगर आप बोलोगे कि A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो A इक्वल टू वॉट, तो बच्चा वो ये वाली थिंकिंग नहीं कर पाएगा, अभी लॉजिकल रीजनिंग वो नहीं कर पाएगा। अभी वो केवल ट्रांसडक्टिव या सिंक्रेटिक रीजनिंग जो है नॉर्मल सी वो कर पाएगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेज जो आती है हमारी, वो आती है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल जो होती है, अब बच्चे में पूरी थिंकिंग आ गई है, पूरा मेच्योरिटी आ गया है, अब बच्चा हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब प्रॉपर रीजनिंग जो होती है, जो आप कर पाते हो, आप ये पेपर 1 में आती है, वो बच्चा अब कर पाएगा। अब उसके अंदर हर तरह की जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो गई है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वो कर पाएगा, अब वो एक साइंटिस्ट की तरह सोच पाएगा, ठीक है। पूरी उसमें प्रॉपर थिंकिंग जो है वो आ चुकी है, ओके फाइन।
अब मैं एक दो चीज़ें और देखती हूँ, अगर कुछ छूटी नहीं हो तो एक बार मैं नोट्स में से चेक कराती हूँ। ये तो जितना मुझे याद था उतना उतना मैंने बता दिया। एक सेकेंड। तो सेंसरी मोटर के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? सेंसरी मोटर के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अच्छा हाँ, वो ए नॉट बी वाला टास्क मैंने आपको नहीं बताया। छोटे बच्चे के सामने अगर आप क्या करते हो, सपोज करो दो बॉक्स रखते हो, ये है ए ये है बी। बच्चे के सामने आपने 10 बार एक बॉल इस ए बॉक्स में डाली, 11वीं बार इस बी में डाली। अब आप बच्चे से पूछते हो बॉल कहाँ है, तो वो अभी भी बोलेगा ए में ही है, क्योंकि उसने बार बार उसी में जाते हुए देखी है। ये ए नॉट बी टास्क है। छोटा बच्चा जो होता है वो यही समझता है, रिपीटेड बिहेवियर को ही वो समझता है। तो सेंसरी मोटर के अंदर ये चीज़ आ जाती है। कभी पूछ ले वो ए बी सर्च वाली जो चीज़ है वो बच्चे में कब आती है, तो ए बी वाली भी इसमें आती है सेंसरी मोटर में। तो सेंसरी मोटर में आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया, आपका मेक बिलीव प्ले आ गया, ठीक है। इसके अलावा और इसमें क्या आता है, इसमें इमिटेशंस बच्चा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस है जो आपको याद रखना है। इसमें ए बी टास्क भी जो है वो भी आ जाता है। प्री ऑपरेशनल की हम बात करते हैं, तो प्री ऑपरेशनल के अंदर बच्चे में क्या क्या आता है? प्री ऑपरेशनल में बच्चे के अंदर एक तो ईगो सेंट्रिज्म होता है, केवल खुद का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाना। बच्चा प्राइवेट स्पीच भी करता है। प्राइवेट स्पीच मतलब मन में तो नहीं बोलेगा, बोलेगा भले ही ओपनली, पर वो उसकी प्राइवेट स्पीच है, खुद के बारे में, खुद खुद अपने अंदर वो बातें करता है, ठीक है। सिम्बॉलिक लर्निंग होती है उसके अंदर। सिम्बॉलिक, अगर वो जैसे कोई चीज़ याद करेगा उंगलियों पे करेगा, सिंबल्स में करेगा, ठीक है। ये उसके अंदर होता है। उस बच्चे के अंदर ना तो प्री ऑपरेशन ना तो उसके अंदर कंजर्वेशन आया ना रिवर्सिबिलिटी आई, ये दोनों चीज़ें नहीं आई। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि एक बच्चे को करवाया कंजर्वेशन, उसको नहीं आया, तो वो कौन सी स्टेज में तो वो या तो सेंसरी मोटर में या प्री ऑपरेशनल में, उसमें अभी नहीं आया। आएगा कब? कॉन्क्रीट में आएगा। इसके अलावा वो क्या करता है, कौन सी रीजनिंग करता है? वो करता है ट्रांसडक्टिव या फिर सिंक्रेटिक रीजनिंग, वो ये करता है, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म किससे प्रूव किया? 3 माउंटेन टास्क। एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि 3 माउंटेन टास्क जो है किसने करवाया या किस चीज़ के लिए करवाया, ठीक है। इमेजिनरी प्ले वो करता ही था पहले भी, अभी भी वो करता है। इमेजिनरी प्ले वैसे इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। एनिमिज्म, एनिमिज्म उसके अंदर है, यहीं पे होता है एनिमिज्म, ठीक है, फाइन। कंक्रीट ऑपरेशनल की बात करते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या क्या आता है? तो अब बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ गई, उसके अंदर कंजर्वेशन आ गया, ठीक है। वो अब कॉग्निटिव मैप्स भी बना लेता है, मतलब कि अगर आप बच्चे से पूछोगे ना मुझे पूरा मैप बताओ अपनी कॉलोनी का, वो आपको बना के बता पाएगा कि ऐसा ऐसा है हमारे कॉलोनी में, ठीक है। इसके अलावा और एक और चीज़ इस बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो था हॉरिजॉन्टल डिक्लाइनेज। वो मैं लिख देती हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल डिक्लाइनेज। हॉरिजॉन्टल डिक्लेज, इसका मतलब होता है दो चीज़ें लगभग एक जैसी सी लग रही है डिफिकल्टी में, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो होती है वो बच्चा कर पाता है और एक नहीं कर पाता, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिक्लेज। दो चीज़ें हैं जो दोनों टास्क आपको लगते हैं कि दोनों एक जैसे तो डिफिकल्ट है। जैसे बच्चे को आप करवाओ मल्टीप्लाई 2 8 जा, और फिर आप बच्चों को करवाओ 11 11 जा, दोनों मल्टीप्लाई हैं लेकिन बच्चा एक कर पाएगा एक नहीं कर पाएगा। सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई कर पाता, डबल नहीं कर पाता, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिक्लेज। दो चीज़ें जो लगभग सेम डिफिकल्टी की लग रही है पर कुछ वो कर पाता है कुछ वो नहीं कर पाता, तो वो टर्म यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेक्लेज है, वो कॉन्क्रीट में ही रहेगी। फॉर्मल में क्या होगा? फॉर्मल में अब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ गई, उसके अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ गई, ठीक है। अब उसको सारी चीज़ें जो है समझ में आती है, साइंटिस्ट की तरह वो सोचता है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो हो गया। ये इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें जो है वो बताई है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है A to Z, ये पूरी थियोरी जो है पूरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पूरी समझा दी है। ओके फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट की भी थियोरी दी है, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ साथ के साथ ही। इन्होंने बोला बच्चों के अंदर मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसमें भी 3 स्टेजेस दी है। 0 से 5 साल के बच्चा जो होता है वो प्री मॉरल होता है, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। इस बच्चे के लिए पेरेंट्स अगर चीज़ें चुरा के भी ला रहे हैं, अगर उसके पेरेंट्स श्योर हैं, बस उसको खाना ला के दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उसको समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता। फिर 5 से 9 साल का जो बच्चा होता है उसमें मॉरल रियलिज्म होता है, इस स्टेज का नाम है
हेट्रोनॉमस मोरालिटी। इसमें क्या होता है, बेसिकली बच्चा जो होता है, अगर उसके पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, भगवान ने, मतलब कोई भी अथॉरिटी जो है, वो लोग जो भी रूल्स बनाते हैं उन रूल्स को वो एक्सेप्ट करता है और उसको लगता है बस ये रूल सही है, अगर ये रूल्स मैंने एक्सेप्ट नहीं करे तो वो गलत है, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो मॉरल रियलिज्म में बच्चा सही गलत खुद से नहीं समझ पाता, जो उसके पेरेंट्स ने बोल दिया वही सही है, गलत जो पेरेंट्स ने बोला नहीं करना वो अगर किया तो वो गलत है, उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। तो ये मॉरल रियलिज्म हेट्रोनॉमस है। 10 साल के बाद का जो बच्चा होता है, अब उसमें मॉरल रिलेटिविज्म आता है, इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस स्टेज। अब बच्चा थोड़ा सा ऑटोनॉमस है, अब वो खुद की थिंकिंग कर पाता है, अब उसको समझ में आता है कि मेरे खुद के रूल्स हैं, मुझे खुद को समझ में आता है क्या सही है और क्या गलत है। उसको समझ में आता है कि कोई भी चीज़ 100% सही या 100% गलत नहीं होती, चीज़ें सिचुएशनल होती हैं, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें सही या गलत होती हैं। तो ये आपको याद रखना, ये इन्होंने 3 चीज़ें इसमें बताई हैं। ओके, फाइन। ये आपका जीन पियाजे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी वाइगोत्स्की। एक बार मैं थोड़ा सा सिप ऑफ वाटर ले लेती हूँ। मुझे कितने मिनट हो गए? 46 मिनट्स हो गए बोलते बोलते। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जीन पियाजे की थियोरी को आप मिस नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने के बाद जो पैसेज अभी 2-1 साल पहले आया था वो भी करना, आपको फिर देखना समझ आएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन करना। टेस्ट सीरीज वाले बच्चों को तो मैं करवाऊंगी ही, आप लोग खुद से करें। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है वो लोग खुद से करें। चलिए, वाइगोत्स्की की जो थियरी है यह सोशियो कल्चरल थियरी। इन्होंने कल्चर को इम्पोर्टेंस दी, इन्होंने कोई स्टेजेस डेवलपमेंट की नहीं बताई। इन्होंने भी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा कि धीरे धीरे सोसाइटी में चीज़ें लर्न होती हैं, हम हमारी चीज़ें जो भी होती हैं वो सोसाइटी में लर्न करते हैं। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो बच्चा खुद से कर सकता है, ये मैं खुद से कर सकती हूँ। ठीक है, आपने जब तक मुझसे नहीं पढ़ा था, सपोज कीजिए, तब तक आप साइकोलॉजी में 100 में से 50 क्वेश्चन खुद से कर पा रहे थे सही। नाउ मुझसे पढ़ने के बाद आप 90 क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो यानी कि 40 क्वेश्चन जो आपके बड़े, वो आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप कर पा रहे हो बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर। कोई इंसान आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, आपका टीचर है, आपके पेरेंट्स हैं, उनके इन्फ्लुएंस से, उनकी मदद से आपका डेवलपमेंट हो रहा है। कितना हो पा रहा है? 40 क्वेश्चन का, तो उसे हम कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है, आप ग्रो करते रहते हो, ठीक है। लेकिन स्टिल देर आर 10 क्वेश्चंस जो आप अभी भी नहीं कर पा रहे। वो 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप अभी भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो 10 क्वेश्चन एनटीए वाले जाने कहाँ से ही दे देता है हर बारी। तो ये वो चीज़ें जो कि आप नहीं कर सकते, आपकी एबिलिटीज़ के बाहर है, आप कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली 3 चीज़ें उन्होंने बताई। कुछ चीज़ें बच्चा खुद से लर्न कर लेता है, उसको खुद से आती हैं। देन उसका अभी भी कैपेसिटी और ज़्यादा करने की है, पर वो तभी कर पाएगा जब उसको मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन हेल्प करेगा। वो चीज़ें उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आती है। और फिर ये इसका कंटिन्यूअसली वो ग्रो करता रहता है, इससे सीख सीख के दूसरों से ग्रो करता है। बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स जो वो कभी नहीं कर पाता, वो उसके बियॉन्ड उसकी एबिलिटीज़ हैं। तो ये चीज़ें आपके नॉलेजेबल अदर्स के हेल्प के द्वारा भी आप नहीं गेन कर पाते, ये ऐसी हैं। तो बस इसमें इन्होंने इतना ही बताया, इससे ज़्यादा आपको करना भी नहीं है। एक जेरोम ब्रूनर का मैंने आपको पढ़ाया था, तो ब्रूनर ने ये बताया स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग क्या है? स्कैफ फोल्डिंग, वैसे ना मैं क्या करूँगी, अभी एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैंने सोचा है ये जो कुछ कुछ टर्म्स होती हैं, इन टर्म्स के मैं शॉर्ट्स डाला करूँगी, ताकि आपका एक क्विक रिविजन जो है वो हो जाए। क्विक रिविजन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट एग्जाम में टर्म्स आ जाती हैं, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाती है या सिंगल क्वेश्चंस में आ जाती है। तो ये सारी की सारी टर्म किसने दी और वन लाइनर इनका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं शॉर्ट्स में डाला करूँगी, यू कैन वॉच दैट। तो ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग के बारे में ये बताया कि शुरुआत में जब आप कोई चीज़ बच्चे को सिखाते हो तो आपको उसको मैक्सिमम सपोर्ट देना है। मैक्सिमम सपोर्ट करो आप स्टार्टिंग में, इनिशियली। लेकिन जब बच्चे को थोड़ा थोड़ा आने लगे तो आपको सपोर्ट को विड्रॉ करना है। मतलब आपको उसको हमेशा हमेशा के लिए स्पून फीडिंग नहीं करनी, धीरे धीरे विड्रॉ कर लो। जैसे कि सपोज कीजिए, शुरू में जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पेरेंट्स उसको पकड़ के रखते हैं पूरे टाइम, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब लगे कि हाँ बच्चे को थोड़ा थोड़ा आने लगा है तो धीरे धीरे उसको छोड़ना भी चाहिए।
अगर आप उसको हमेशा ही पकड़ के रखोगे तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। तो आपको स्कैफोल्डिंग करनी है, मतलब कि समय के साथ आपको धीरे-धीरे विथड्रॉ करना है सपोर्ट। ऐसा नहीं एकदम से कर ले, बच्चे को गिराना नहीं है, धीरे-धीरे करना है। जब उसको वो करने लायक हो जाए, कर सके खुद से, तब आपको उसको विथड्रॉ करना है। इस तरीके से किया जाता है। ये ब्रूनर ने बताया स्कैफोल्डिंग के बारे में। ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। एक बार हम दोनों की थियरी को अगर कंपेयर करें, तो आप देखोगे कि पियाजे की जो थियरी थी, उस थियरी को हम कहेंगे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। वाइगोत्स्की की है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इन्होंने कॉग्निटिव पे फोकस किया, इन्होंने सोशल पे फोकस किया। इन्होंने इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस किया, इन्होंने सोशल और कल्चरल पे फोकस किया। इन्होंने कहा कि थॉट्स पहले आती हैं, लैंग्वेज बाद में आती है। इन्होंने कहा लैंग्वेज से कॉग्निशन बनता है। इन्होंने इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन पे ध्यान दिया, इन्होंने सोशल इंटरेक्शन पे ध्यान दिया, इन्होंने स्टेजेस बताई, इन्होंने कोई स्टेजेस नहीं बताई। इन्होंने कहा लर्निंग डिस्कवरी बेस्ड होती है, इन्होंने कहा नहीं, आपको दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, स्कैफोल्डिंग करनी पड़ती है। और डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, इन्होंने कहा लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। तो ये दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों की थियरी कंस्ट्रक्टिविज्म है, दोनों के अकॉर्डिंग नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कॉग्निटिव, इनके अकॉर्डिंग सोशल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फाइन। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट कोहलबर्ग्स थियरी। कोहलबर्ग की जो थियरी है, ये थियरी आपकी बेसिकली वो है मॉरल डेवलपमेंट की थियरी। कोहलबर्ग जो थे, इनका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। इस पे मैंने पहले एक बार पूरा एक सिंगल वीडियो भी डाला हुआ है, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताती हूँ। लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे, ये पियाजे की थियरी में इंटरेस्टेड थे, मॉरल डेवलपमेंट की में, पर इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना सा नहीं होता। इन्होंने उसको एक्सपैंड किया, इन्होंने पूरा प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने आई थिंक 6 से 12 साल के बॉयज़ लिए थे। इन्होंने नहीं, सॉरी, 6 से नहीं, 10 से 16 साल के बॉयज़ लिए। उन बॉयज़ को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी, उनको हाइंस डिलेमा की सिचुएशन दी। हाइंस डिलेमा, ये सिचुएशन दी। इसमें उन्होंने कहा कि हाइंस नाम का एक व्यक्ति है, वो जो है यूरोप में वो रहता है, उसकी बीवी है, वो कैंसर से मरने वाली है। डॉक्टर्स ने कहा कि ये एक दवाई है, उससे उसे बचाया जा सकता है। ठीक है, उस टाउन में एक ड्रगिस्ट के पास वो दवाई है, लेकिन वो उस दवाई की कीमत से 100 गुना नहीं, सॉरी, 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा है। सपोज करो 100 रुपये की दवाई है, तो वो 10 गुना, मतलब कि 1000 रुपये मांग रहा है। तो हाइंस जो है, उसको अपनी बीवी से बहुत प्यार है, वो अपनी बीवी को बचाना चाहता है। उसने बहुत पैसे यहाँ वहाँ से उधार मांग लिए, सब कुछ कर लिया, पर उसके पास अभी भी आधे ही रुपये हो पाए, मतलब 500 हो पाए। 100 रुपये की दवाई के लिए 500 रुपये तक तो उसने इकट्ठे कर लिए, पर अगला बंदा 1000 पे अटका हुआ है कि भाई 1000 ही दो तभी दूंगा, 1000 दो तभी दूंगा। तो हाइंस जो है बहुत परेशान है, मजबूर है, उसने बहुत भीख मांगी पर वो नहीं मान रहा। उसने ये भी कहा कि मैं बाद में उधार चुका दूंगा, वो नहीं मान रहा। तो रात को जाके उसने उसकी दुकान में तोड़ के ताला घुस गया और दवाई चुरा ली। अब बच्चों को ये सिचुएशन सुना के पूछा, किनसे पूछा? 10 से 16 साल के बच्चों से, 10 to 16 ईयर्स ओल्ड बॉयज़, गर्ल्स को इन्वॉल्व नहीं किया, केवल बॉयज़। उनसे पूछा गया कि बताओ तुम्हें क्या लगता है उसने क्या किया, उसने सही किया, गलत किया, क्या किया? ये इन्होंने कहा। और इन बच्चों को बेसिकली आगे 20 साल तक इंटरव्यू भी किया गया। 3-3, 4-4 साल के गैप में इनको 20 ईयर्स तक इंटरव्यू किया गया। तो मतलब कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इन्होंने की। लॉन्गिट्यूडनल हुई ना, उन्होंने ये भी देखा कि भाई बच्चे ने 10 साल का था तब तो ये जवाब दिया, अब 3-4 साल बाद ये जवाब दे रहा है, फिर 3-4 साल बाद कुछ और दे रहा है। तो ऐसे इस बेसिस पे इन्होंने थियरी बनाई। इन्होंने कहा कि हमारी जो मॉरल डेवलपमेंट है, इसमें 3 लेवल होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और इन तीनों लेवल्स में 2-2 स्टेजेस होती हैं। तो कुल मिला के 6 स्टेजेस है हमारे मॉरल डेवलपमेंट की, ये इन्होंने बताया। इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की। एक और चीज़, इन्होंने केवल बॉयज़ को इन्वॉल्व किया, तो यानी कि इन्होंने बायस किया। कौन सा बायस? बीटा बायस। बीटा बायस मतलब जिसमें इन्होंने गर्ल्स को इन्वॉल्व नहीं किया, बस उस थियरी को गर्ल्स पे भी जनरलाइज कर दिया। नाउ अंडरस्टैंड प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल लेवल वो होता है जिसमें कि बच्चा जो होता है केवल और केवल ओबीडियंस शो करता है। बच्चा जो है वो ओबीडियंस शो करता है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट पे वो फोकस्ड होता है, उसको सही गलत अभी समझ में नहीं आता। कन्वेंशनल में अब वो सोसाइटी के रूल्स और वैल्यूज़ को फॉलो करता है, सोसाइटी के रूल्स को इनको फॉलो करता है। और पोस्ट कन्वेंशनल में अब वो सोसाइटी से बियॉन्ड चला गया है,
अब वो बियॉन्ड चला गया, सोसाइटी के रूल्स और वैल्यू से बियॉन्ड चला गया है, ठीक है, बियॉन्ड सोसाइटल वैल्यूज। फाइन। अब ये देखते हैं हर इसमें क्या है। सबसे पहली जो स्टेज है ये है अवॉइडिंग पनिशमेंट। इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। बच्चे को अभी ये पता है कि मुझे पनिशमेंट अवॉइड करनी है, उसके लिए रूल्स को फॉलो करो। अगर मैंने स्कूल में होता था, मुझे याद है जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे यहाँ ऐसा होता था, लेट कमर्स जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनको बाहर खड़ा कर देते थे, अलग से लाइन में पनिशमेंट देते थे। तो मेरी कोशिश होती थी भाई टाइम से पहुँचना है, ये रूल फॉलो करना है, हमें पहले ही पहुँचना है, क्यों, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। तो ऐसे में बच्चा रूल्स को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि उसको पनिशमेंट से बचना है, उसको नेगेटिव चीज़ नहीं चाहिए, तो केवल और केवल पनिशमेंट को अवॉइड करना उसका टारगेट होता है। थोड़ा बड़ा होता है तो एमिंग एट रिवॉर्ड। अब उसको समझ में आता है कि अगर मैं पूरे दिन प्रेजेंट रहूँगा, 100% अटेंडेंस रखूँगा तो मुझे प्राइज़ मिलेगा। हमारे वहाँ 100% अटेंडेंस वाले को प्राइज़ मिलता था, मुझे कभी नहीं मिला, बिकॉज़ हमारा ऑटो वाला छुट्टी मार लेता था कभी-कभी, तो हम नहीं जा पाते थे। तो एमिंग एट रिवॉर्ड, अब बच्चा ये सोचता है कि भई मुझे तो अब रूल मैं फॉलो कर रहा हूँ, बदले में मुझे अवार्ड दो। पेरेंट्स करते हैं ना बच्चे को, होमवर्क कंप्लीट करो, टीवी टाइम मिलेगा, होमवर्क कंप्लीट करो, चॉकलेट मिलेगी, तो बच्चा बोलता है मैं तभी करूँगा जब तुम मुझे कुछ दोगे, वरना मैं क्यों करूँ? तो बच्चा अब रूल्स तब फॉलो करता है। मॉरल उसकी जो रीजनिंग है वो ये है कि मेरे को अपनी नीड्स फुलफिल करनी है तो ही मैं वो काम करूँगा, वरना मैं क्यों करूँ? अब वो रिवॉर्ड माँगता है। पहले तो वो पनिशमेंट अवॉइड करता है, फिर वो रिवॉर्ड माँगता है। बच्चा स्मार्ट होता जा रहा है। नाउ कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल में पहला आता है गुड बॉय या गुड गर्ल एटीट्यूड। इसमें बच्चे को ये समझ में आता है कि हमें क्या करना है, दूसरों से अप्रूवल चाहिए। हम चाहते हैं दूसरे हमें वैलिडेशन दें कि ये तो अच्छा बच्चा है, ये तो अच्छा लड़का है, ये तो अच्छी लड़की है। एक थे अपने कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन ने ये कहा कि बेसिकली गर्ल्स में ये ज़्यादा होता है। उनको ज़्यादा वो, आप कभी नोटिस करना आपकी क्लास में जब आप छोटे थे, लड़कियाँ ज़्यादा होमवर्क कंप्लीट करके लेके आती थी। बहुत रेयर होता था कि लड़कियों ने होमवर्क कंप्लीट ना किया हो। या लड़कियाँ शांत ज़्यादा बैठती थी। क्यों? क्योंकि उनको गुड गर्ल बनने का ज़्यादा शौक होता है। उनको ज़्यादा एक माइंड में ओरिएंटेशन होता है कि भई हमें वैलिडेशन चाहिए, हमें अच्छा बनना है। एक्सेप्टेंस चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे बच्चों को क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस। अकॉर्डिंग टू कैरोल गिरिगन गर्ल्स में ज़्यादा होता है। स्टेज 4 मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, लॉयल्टी टू लॉ एंड ऑर्डर। इसमें ये एक्चुअल में ओरिएंटेशन इनका ये है कि हमें जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना है। तो कैरोल गिलिगन कहती है ये मेल्स में ज़्यादा होता है। आदमियों में रूल्स वगैरह और समय की पाबंदी ये सब ज़्यादा होती है। ठीक है? फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल। अब आपकी थिंकिंग डेवलप बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आपको समझ में आता है कि नहीं, अब आप बोलोगे कि ऐसा नहीं है। अगर हाइन्स ने चोरी की, छोटे बच्चे तो क्या बोलेंगे, चोरी की है, चोरी करना इज़ रॉन्ग, अब उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे आके आप समझते हो कि हाइन्स ने सही किया, उसने गलत नहीं किया। ठीक है? रूल्स जो हैं वो केवल सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन्हें हम चाहें तो निभाएँ, चाहें तो ना निभाएँ। तो जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा समझता है कि रूल्स एंड लॉज़ आर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं मानूँगा, नहीं तो मैं नहीं मानूँगा। रेड लाइट पे रुकते हैं हम, क्यों? क्योंकि हमें लगता है सही है। कभी सपोज़ करो हमारा एग्ज़ाम हो, सिचुएशन ऐसी हो कि 1 मिनट भी लेट हुए तो एग्ज़ाम में नहीं पहुँच पाएँगे, तो हम वो रेड लाइट तोड़ भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे लिए सही है तो मैं फ़ॉलो करूँगा, नहीं है तो नहीं करूँगा। एक बार अगर, क्योंकि वहाँ मुझे दिख रहा है ट्रैफ़िक भी नहीं है, कोई ट्रैफ़िक वाला भी नहीं है, कोई मुझे पकड़ेगा भी नहीं, कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी, तो मैं छोड़ के उस वक़्त भाग जाऊँगी। क्योंकि मुझे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है, या फिर मेरे पास कोई मेरी कार में ऐसा बंदा है जो सीरियस है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में मैं वो फ़ॉलो नहीं करूँगी। लास्ट आता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। इसमें बच्चा जो होता है उसको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाती है एथिक्स की, तो अब वो क्या करता है, इंटरनलाइज कर लेता है एथिकल प्रिंसिपल्स को। मतलब कि अब आप हो सकता है कि कैंडल मार्च करो, मोर्चे निकालो, गलत के खिलाफ आवाज़ें उठाने लग जाओ, तो वो चीज़ें अब आप इस स्टेज में आके करने लगते हो। ये इन्होंने बताया। ये पूरी कोहलबर्ग की थियरी है, इसमें आपको पूरा पता होना चाहिए कितनी स्टेजेस हैं, क्या हैं, ये आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत है। चलिए, अब हम बात करेंगे आगे अटैचमेंट की थियरीज़ की और पेरेंटिंग स्टाइल्स की। ठीक है? अभी तक हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट ये सब कंप्लीट हो गया है। अभी हम आगे बात करने वाले हैं हार्लो एंड हार्लो की।
तो हार्लो एंड हार्लो जो थे, आई थिंक ये दोनों या तो मदर डॉटर थे, ऐसा कुछ था। एक बार आप चेक कर लेना, हार्लो एंड हार्लो। हार्लो एंड हार्लो जो थे, इन्होंने क्या किया बेसिकली, ओके, सो हार्लो एंड हार्लो जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बेबी मंकीज़ होते हैं, ठीक है, बेबी मंकीज़ जो थे, जैसे वो पैदा हुए, पैदा होने के उनके 24 से 36 आवर्स के अंदर इन बेबीज़ को अपनी मदर से सेपरेट कर दिया, और उनको, बच्चों को दूध ही तो चाहिए होता है माँ से, तो उन्होंने ऐसे 2 आर्टिफ़िशियल मदर बनाई, एक बनाई ऐसे तार की और एक बनाई ऐसे कपड़ों की, ठीक है? दोनों को मिल्क की बॉटल लगा दी, दोनों को मिल्क की बॉटल जो है वो लगा दी, ठीक है? तो कुछ आधे जो मंकीज़ थे उनको ये वायर वाली मदर के पास रखा, आधों को यहाँ रखा, ओके। फिर उसके बाद में क्या किया इन्होंने, बाद में देखा कि इन्फेंट्स जो थे वो किसको ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे थे। जब उनको अकेला छोड़ा गया कि भई किसके पास ज़्यादा जाएँगे, तो बच्चे ज़्यादातर इस क्लॉथ वाली मदर के पास गए, क्योंकि उसका टच जो था वो थोड़ा उनके लिए कम्फ़र्टिंग था। इनके लिए टच जो था वो कम्फ़र्टिंग था। तो हार्लो एंड हार्लो ने ये स्टडी की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि बच्चों को कॉन्टैक्ट कम्फ़र्ट चाहिए। बच्चों को केवल अपनी भूख शांत करने वाले व्यक्ति से अटैचमेंट नहीं होता, बच्चों को अटैचमेंट होता है कम्फ़र्ट से, उन्हें कम्फ़र्ट चाहिए, ये इन्होंने बताया। ठीक है, फाइन। आगे हम बात करते हैं जॉन बॉल्बी की थियरी की। इन्होंने भी अटैचमेंट पे काम किया है। जॉन बॉल्बीज़ इकोलॉजिकल थियरी ऑफ अटैचमेंट, ये इन्होंने दिया 1969 में। इन्होंने ये कहा हमारे अंदर अटैचमेंट बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड होता है, बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड होता है, हमारे अंदर इंस्टिंक्ट्स होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर ये बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड होती हैं चीज़ें। तो इन्होंने कहा बेसिकली हमारे शुरू के 3 साल जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं अटैचमेंट के लिए। इन्होंने कहा कि 4 फेजेज़ हैं यहाँ पे अटैचमेंट के, ये इन्होंने बोला। प्री अटैचमेंट, अटैचमेंट एंड मेकिंग, क्लियर कट अटैचमेंट और फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये आपको विद इनके वीक्स वगैरह दिए हुए हैं, आप इनको याद कर सकते हो। मैं आपको समझा देती हूँ एक बार कि इनमें होता क्या है। इन्होंने ये कहा सबसे पहले प्री अटैचमेंट, 6 हफ्ते तक के बच्चे को अटैचमेंट कुछ नहीं हो पाता, उसको समझ ही नहीं आता कि कौन क्या है, उसको केवल माँ की स्मेल से, उनकी सुगंध से, उनकी वॉइस से या उनके फेस से माँ समझ में आती है। अगर अकेला छोड़ दोगे उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 6 हफ्ते से 6 से 8 महीने का जो बच्चा होता है, अब वो धीरे-धीरे समझता है कि उसकी माँ कौन है। उसमें अब अटैचमेंट धीरे-धीरे बन रहा होता है, वो स्माइल करेगा, सोशल स्माइल वो देने लगता है, ठीक है? उसको केयर गिवर अगर बोलेंगे तो उसको उनसे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अभी भी उसको ऐसा नहीं है कि भई माँ चली गई तो वो रोएगा, अभी भी उसमें वो चीज़ डेवलप नहीं हुई। क्लियर कट अटैचमेंट, अब इस समय बच्चे को हो जाता है कि भई अब उसको स्ट्रेंजर एंग्ज़ायटी और इस तरह की चीज़ें आएँगी, सेपरेशन एंग्ज़ायटी, अब उसको माँ चाहिए। अब उसको दूसरों के साथ नहीं रहना, उसको माँ के पास ही रहना, क्लियर कट अटैचमेंट उसका डेवलप हो गया है माँ से। ज़रूरी नहीं है माँ मतलब जो भी उसके प्राइमरी केयर गिवर है बेसिकली वो। फिर उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, मतलब अब अगर पेरेंट्स बच्चे को प्यार देंगे तो बदले में बच्चा भी उनको प्यार देगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे डेवलप उनकी हो जाती है। ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? ओके फाइन। नाउ अगर बच्चे में ये रेसिप्रोकल अटैचमेंट डेवलप ना हो, सपोज़ करो, तो ऐसे में बच्चे को कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं वो आगे चल के हो सकते हैं। ये हम डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे क्या हो सकते हैं। ठीक है, फाइन। अब हम बात करते हैं मेरी एन्सवर्थ के बहुत शानदार काम की। मेरी एन्सवर्थ जो थे, इन्होंने एक 1978 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंज सिचुएशन। स्ट्रेंज सिचुएशन, इन्होंने स्ट्रेंज सिचुएशन एक्सपेरिमेंट किया। बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट है ये, अगर आपने इसके बारे में सुना है तो। इन्होंने बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बताया कि किस तरीके से बच्चों के अंदर अटैचमेंट अलग अलग तरह का होता है, ये इन्होंने पता लगाया। इन्होंने कहा बेसिकली बच्चों के अंदर 4 अलग अलग तरह का अटैचमेंट होता है। इनमें से 3 तो होते हैं सिक्योर और एक होता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 3 इनसिक्योर होते हैं और 1 सिक्योर होता है। तो इन्होंने स्ट्रेन सिचुएशन टेस्ट किया। पहले मैं आपको बताती हूँ उस टेस्ट में किया क्या इन्होंने। उन्होंने बेसिकली ऐसा किया, छोटे बच्चे को लेकर के आए अपनी माँ के साथ एक रूम में, जो प्ले रूम टाइप में था, उसमें मतलब टॉयज़ वगैरह बहुत सारे पड़े थे। तो सबसे पहले मॉम प्लस बेबी दोनों आए, ठीक है? बच्चे ने देखा भई टॉयज़ वगैरह पड़े हुए हैं, आराम से बढ़िया से बच्चा खेल रहा है। दूसरे स्टेप में जो मॉम थी, वो गोज़ अवे, माँ जो है वो चली जाती है। नहीं, 1 सेकंड, पहले माँ नहीं जाती, पहले स्ट्रेंजर आएगा। माँ और बच्चा है रूम में,
माँ और बच्चा आराम से हैं रूम में, फिर बच्चा और माँ जब वहाँ हैं आराम से, उसी दौरान एक स्ट्रेंजर व्यक्ति वहाँ आता है, स्ट्रेंजर कम्स। तो अब रूम में 3 जने हैं, माँ, बच्चा और स्ट्रेंजर। फिर उसके बाद में माँ चली जाती है, मॉम गोज़, तो बच्चा स्ट्रेंजर के साथ अकेला रह जाता है, ठीक है? फिर बच्चा स्ट्रेंजर के साथ अकेला है, अब फिर स्ट्रेंजर भी चला जाता है, ठीक है? फिर इसके बाद में मॉम वापस आती है, मॉम कम्स। अब इन्होंने देखा कि बच्चा जो है कैसे रिएक्ट कर रहा है, अलग अलग तरह के बच्चे वो लेकर के आए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो देखा गया सबका रिएक्शन यहाँ बहुत अलग अलग है। उस बेसिस पे उन्होंने बताया 4 तरह का अटैचमेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योर अटैचमेंट की। अगर बच्चे के अंदर सिक्योर अटैचमेंट है तो बच्चा माँ के साथ जब आएगा खुश रहेगा, स्ट्रेंजर आएगा तब भी बच्चा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से रहेगा। लेकिन जैसे माँ जाएगी बच्चा अपसेट हो जाएगा, माँ के जाते ही उसको बुरा लगेगा कि माँ चली गई, ठीक है? इसके बाद जब स्ट्रेंजर चला जाएगा तो बच्चे को तब भी थोड़ा-सा ऐसे लगेगा, फिर जैसे ही माँ आएगी वापस, बच्चा हैप्पी हो जाएगा। माँ को वापस पाते ही बच्चा बहुत खुश हो जाएगा, उसको हग करेगा, उसको किस करेगा, मतलब ये सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, माँ और बच्चे का अच्छा अटैचमेंट डेवलप्ड है। देन कम्स योर इनसिक्योर। तो इनसिक्योर में 3 आते हैं, पहला आता है अवॉइडेंट। अवॉइडेंट वाले में बच्चा जो है उसको माँ के जाने से और आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट मतलब वो जैसा पहले था वैसा ही, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माँ आई, माँ गई। क्यों? क्योंकि हो सकता है घर पे भी उसकी माँ उसको नेग्लेक्ट करती हो, उसको रिजेक्ट करती हो, इसलिए बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बच्चा अवॉइडेंट है, उसको माँ के होने नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस इज़ एन इनसिक्योर टाइप, गलत है ये। फिर आपका आता है एम्बिवलेंट। एम्बिवलेंट कह लीजिए या आप इसको रेजिस्टेंट कह लीजिए या आप इसको कंफ्यूज्ड कह लीजिए, एक ही बात है। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज रहता है। जब माँ चली जाती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और जब माँ वापस आती है तो बच्चा माँ की गोद में आके उसको मारता है। मतलब बच्चा चाहता है माँ कि मुझे होल्ड भी करे, और बच्चा रोता भी है। बेसिकली बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़्ड है। वो रेज़िस्ट भी करेगा, माँ को मारेगा भी, गुस्सा भी करेगा, गाली-गलौच भी करेगा, लेकिन वो उसके पास रहना भी चाहता है, रेज़िस्टेंट है बच्चा। लास्ट होता है आपका डिसऑर्गेनाइज़्ड। डिसऑर्गेनाइज़्ड, डिसऑर्गेनाइज़्ड जो बच्चा होता है, वो माँ से दूर रहता है ना? वो पेरेंट्स के से पास नहीं रहना चाहता, वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है पेरेंट्स से। जैसे माँ चली जाएगी तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं लगेगा, थोड़ा से कन्फ्यूज़ सा रहेगा, माँ वापस आएगी तब भी वो कन्फ्यूज़ सा रहेगा। बेसिकली वो बच्चा ज़ोन आउट रहेगा, बहुत डिस्टेंस वो मेंटेन करके रखता है। यानी कि हो सकता है घर पे उसके पेरेंट्स उसके साथ फिज़िकल अब्यूज़ करते हो, उसको मारते-पीटते हो, तो इसलिए उसको अपने पेरेंट्स से कुछ ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है, वो बच्चा बहुत डिसऑर्गेनाइज़्ड है। तो हम यहाँ पे समझते हैं सिक्योर वाला बेस्ट है। बच्चा डिस्ट्रेस्ड होता है जब पेरेंट्स जाते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स आते हैं तो कम्फर्ट हो जाता है। अवॉइडेंट वाला पेरेंट्स के जाने पे डिस्ट्रेस नहीं होता, इग्नोरेंट रहता है जब पेरेंट्स आते हैं, तो मतलब बच्चा जो है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। रेज़िस्टेंट वाला बच्चा पेरेंट्स के जाने पे डिस्ट्रेस्ड होता है और उसको जैसे ही पेरेंट्स आते हैं गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा, चीखता चिल्लाता है उन पे। डिसऑर्गेनाइज़्ड वाले का कुछ समझ नहीं आता। ये डिप्रेशन भी हो सकता है, इसको डिस्टर्बिंग बिहेवियर भी इसका हो सकता है, डिसऑर्गेनाइज़्ड है ये। तो ये तीनों आपके इनसिक्योर टाइप्स हैं, ये इन्होंने बताया। ठीक है, फाइन। इसके अलावा हम बात करते हैं ये, अच्छा ये एक नीचे अटैच हुआ है, ये ऊपर नहीं होता। एल्काइंड एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। एल्काइंड ने ये बताया कि एडोलेसेंट्स जो होते हैं उनमें ईगोसेंट्रिज्म किस तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक होता है इमेजिनरी ऑडियंस, उनको ये लगता है हर वक़्त कि हर कोई हमें देख रहा है। एक होता है माइथोलॉजिकल फेबल, उनको ऐसा लगता है ये चीज़ मेरे साथ तो कभी हो ही नहीं सकती। मैं तो कभी पकड़ा जाऊँगा ही नहीं, मेरा तो कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, मैं कितना ही फ़ास्ट ड्राइव कर लूँ। एक होता है पर्सनल फेबल, उनको लगता है कि मुझे कोई समझ ही नहीं सकता। है ना? मैं बहुत यूनिक हूँ, आई एम यूनिक, ये उनको लगता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी वन लाइनर्स हैं, मैं बाद में शॉर्ट्स में भी डाल दूँगी। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेरेंटिंग स्टाइल्स बाय डियाना बॉमरिंड। बस 1-2 चीज़ें छोटी-छोटी सी बची हैं, ये करते हैं, देन वी विल ओवर दिस। डियाना बॉमरिंड की पेरेंटिंग स्टाइल, इन्होंने 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स बताई हैं। ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज़, ये एग्ज़ाम में कैसे पूछते हैं, ये आपसे पूछेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिमांडिंगनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस, किसमें क्या हाई है, किसमें क्या लो है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो देखिए, बेसिकली पेरेंट्स बच्चे से कितना रिस्पॉन्सिव है, मतलब पेरेंट्स बच्चे को कितना ज़्यादा देते हैं अपनी तरफ से, उसके लिए कितना करते हैं,
दैट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस। पेरेंट्स कितने रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के लिए, भाई पढ़ाई के लिए फ़ीस भरते हैं, उसको स्कूल के लिए तैयार करते हैं, लंच बॉक्स बनाते हैं, तो मतलब पेरेंट्स रिस्पॉन्सिव हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं करते तो रिस्पॉन्सिवनेस उनके अंदर लो है। डिमांडिंगनेस, बदले में पेरेंट्स एक्सपेक्ट क्या करते हैं बच्चे से, कि बच्चा होमवर्क करता है, बच्चा अपना पढ़ाई करता है, बच्चा मार्क्स लाता है, बच्चा बातें मानता है, तो मतलब डिमांडिंगनेस उनमें हाई है। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझो कि ये इधर लो है, नीचे ये लो है दोनों, और यहाँ पे ये हाई है। ठीक है, तो यानी कि अगर सपोज कीजिए पेरेंट्स बच्चे से ना तो रिस्पॉन्सिव है ना डिमांडिंग है, दोनों चीजें लो हैं, दोनों लो हैं, तो मतलब पेरेंट्स नेग्लेक्टफुल हैं। नेग्लेक्टफुल कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए अनइन्वॉल्व्ड। नेग्लेक्टफुल या फिर अनइन्वॉल्व्ड। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ना तो ये बच्चे की ट्यूशन फीस भरते, ना बच्चे की स्कूल फीस भरते, और ना बच्चे से उम्मीद करते कि तुम पढ़ो। बेसिकली स्लम वगैरह के जो पेरेंट्स होते हैं वो ना तो बच्चे के लिए कुछ किया, ना बच्चे से कुछ उम्मीद करी, बस बच्चा पैदा करके छोड़ दिया। इन्हें बच्चे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई खाने पीने का किसी भी चीज़ का उसका ध्यान नहीं रखते, ना उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे में जो बच्चा होता है इसमें दोनों चीज़ें कम है, तो ये बच्चा जो होता है इसमें वार्मथ भी लो, मतलब ना तो उसको वार्मथ दिया उन्होंने, ना प्यार दिया, ना बदले में प्यार मांगा। ठीक है, ये बच्चे बहुत एंशियस होंगे, इनमें कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत कम होंगी, और ये एंटी सोशल भी हो सकते हैं। ठीक है, फाइन। इमोशनली डिटैच्ड भी होंगे ये। इसके बाद में नाउ सपोज पेरेंट्स ने बच्चे के लिए किया कुछ नहीं, लेकिन डिमांड बहुत कर रहे हैं। पेरेंट्स ने उनको दिया कुछ भी नहीं, रिस्पॉन्सिवनेस लो है लेकिन डिमांड हाई है। पढ़ाने के लिए उनको फीस नहीं दे रहे स्कूल की, लेकिन मतलब टाइम पे स्कूल नहीं भेजते, उनको क्या बोलते हैं, घर पे ध्यान नहीं दे रहे उनकी पढ़ाई पे, समय नहीं दे रहे, उनसे बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए, तुम्हारे 90% क्यों नहीं आए। तो ये होते हैं ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन रिस्पॉन्सिव कम होते हैं लेकिन डिमांडिंग ज़्यादा होते हैं। ये अपने रूल्स बच्चों पे थोपते हैं केवल, कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। ठीक है, तो ये भी बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाता, बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हो सकते हैं। देन कम्स वो पेरेंट्स जो बच्चे के लिए करते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उससे मांगते कुछ नहीं है बदले में। रिस्पॉन्सिव बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड कुछ नहीं करते। अमीर जो होते हैं ना, बिगड़े बाप की बिगड़े औलाद जिन्हें हम बोलते हैं, ये बच्चे को पैसा दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, फीस दे देंगे, स्कूल में बहुत हाई फाई स्कूल में डाल दिया, हाई फाई ट्यूशन डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, लेकिन बच्चे को कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि भाई तुमको इतना पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं तो रिजल्ट तो लाओ। उससे कुछ डिमांड नहीं कर रहे, सब कुछ दे रहे हैं उसको पर उससे कुछ मांग नहीं रहे। दिस इज परमिसिव, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उस पर आप कोई सख्ती नहीं कर रहे, कोई रूल्स नहीं लगा रहे, तो ये भी कहीं ना कहीं परमिसिव वाला भी गलत है। बेस्ट इज अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव में बच्चे के लिए पेरेंट्स करते भी बहुत ज़्यादा है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे में वो बच्चे के साथ समय भी बिताएंगे, उसको क्लियर रूल्स बताएंगे, भाई ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना, ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे। तो ये बच्चों का सेल्फ एस्टीम बहुत हाई डेवलप होगा और बहुत बढ़िया इनका डेवलपमेंट होगा। दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ पेरेंटिंग, दिस वन। ये आपको करनी चाहिए हमेशा। अगर ये है तो बढ़िया है, बाकी सारी जो है वो गलत है। ठीक है, फाइन। ये आपको एग्जाम में सीधा पूछेंगे किसमें क्या हाई है और क्या लो है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव, ये ना कई बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऑथोरिटेटिव, टीटी दोनों जिसमें आ रहे हैं, टीटी ये वाली बेस्ट है। ठीक है, ऑथोरिटेटिव टीटी, दिस इज द बेस्ट वन। अच्छा, एक ये लास्ट हम आइडेंटिटी फॉर्मेशन का और देख लेते हैं। जेम्स मार्सिया ने आइडेंटिटी कैसे हमारी बनती है उस पर भी काम किया। इसमें भी वही लो हाई वाली चीज़ पूछते हैं वो लोग। ये 4 चीज़ें इन्होंने बताई। दीज आर नॉट स्टेजेस, ये स्टेजेस नहीं है, बस इन्होंने बताया 4 तरह की हो सकती है हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर कमिटमेंट एंड एक्सप्लोरेशन। जैसे सपोज कीजिए हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, आपको सब्जेक्ट चूज करना था 11th में कि हम क्या लें, तो 4 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, एक होता है, या फिर चलो सब्जेक्ट का नहीं लेते, हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सी जॉब आप करें, या फिर आपको शादी करनी है, तो आप शादी किससे करें। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, तो इस तरह का अगर डिसीजन आपको लेना है तो 4 तरीके से वो लिया जाता है। आप बहुत सारे ऑप्शंस देखते हो, तो मतलब एक्सप्लोरेशन आपका हाई है।
अगर आप बहुत कम ऑप्शंस देखते हो तो आपका एक्सप्लोरेशन लो है, एक्सप्लोर आप कितना करते हो। और फिर कमिट करना मतलब एक डिसीजन लेना, अगर आप जल्दी से कमिट कर देते हो तो मतलब हाई है, अगर आप नहीं कमिट कर पा रहे तो लो है। ठीक है, फाइन। तो मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लोरेशन लो एंड हाई, एंड कमिटमेंट लो एंड हाई। ठीक है, आपके ये अलग अलग तरह के जो है ये होते हैं। सपोज कीजिए अगर आप एक्सप्लोर भी नहीं कर रहे, कुछ बच्चे होते थे ना जो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते थे, वो 11th के टाइम पे ना तो कोई सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, ना स्कूल के बाद उन्होंने कोई कॉलेज देखा ही नहीं, ना एडमिशन भी लिया, तो वो होते हैं आइडेंटिटी डिफ्यूजन। इन्हें नहीं पता कि इन्हें क्या करना है अपनी लाइफ के साथ, ना वो कुछ देख रहे हैं कि कौन सा मेरे लिए अच्छा है, ना कहीं एडमिशन ले रहे हैं, बस वो बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं, 2-3 महीने उन्होंने निकाल दिए। ठीक है, ना तो एक्सप्लोर किया ना कमिट किया, इनमें एक्सप्लोरेशन भी कम है और कमिटमेंट भी कम है। ठीक है, फाइन। कुछ होते हैं जो एक्सप्लोर नहीं करते लेकिन कमिट कर देते हैं बिना सोचे समझे। मैंने नहीं देखा कि भाई ये 4 कॉलेज है, इनमें से कौन सा अच्छा है, मैंने किसी से पूछताछ भी नहीं करी, बस मैंने एक में एडमिशन ले लिया, किसी में भी, मे बी पेरेंट्स की वजह से या किसी भी वजह से मैंने ले लिया, उसे कहते हैं फोर क्लोजर। इसमें आपने एक्सप्लोर नहीं किया पर कमिट जल्दी कर दिया। आई हैव मेड अ चॉइस विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर कुछ होते हैं ये वाला कौन सा हुआ आपका जिसमें आपने चलो ये मैं लास्ट में नीचे अलग लिख दूंगी। फिर इसके बाद में एक होता है मॉरेटोरियम, मतलब जिसमें आप कमिट नहीं कर पाते। आप इसमें क्या करते हो, आप इसमें एक्सप्लोर ही करते रहते हो। एक्सप्लोरेशन इज हाई, कमिटमेंट इज लो। मैं अभी भी सोच रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं ना होटल में जाते हैं मेन्यू देखते ही रहते हैं, 10 मिनट 15 मिनट वेटर को बार बार बोलता है भी रुक जाओ मैं सोच रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ, ऐसे करके मोरेटोरियम, सोचते ही रहते हैं, कमिट नहीं कर पाते। द बेस्ट काइंड इज जो एक्सप्लोर भी ज़्यादा करते हैं और कमिट भी कर देते हैं। आई थॉट अबाउट इट एंड आई नो वॉट आई शुड डू विद माई लाइफ, सोच समझ के डिसीजन लिया। तो जिन लोगों में एक्सप्लोरेशन भी हाई है और कमिटमेंट भी हाई है वो होते हैं आइडेंटिटी अचीवमेंट, दिस इज द बेस्ट काइंड। जिन लोगों में कमिटमेंट हाई है पर एक्सप्लोर कम किया वो होते हैं फोर क्लोजर। जिन लोगों ने कमिट नहीं किया बस एक्सप्लोर करे जाते हैं वो होते हैं मॉरेटोरियम। ये आपसे मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछा गया है कि किसमें क्या हाई है क्या लो है, तो ये आपको याद रखना है। दैट इज इट। ये हमने सारी थियरीज कंप्लीट कर ली हैं, 1-1.25 घंटे का वीडियो आपका हो गया है। ये पूरा आपको रिवाइज करना है, पियाजे और वाइगोत्स्की, फ्रॉइड, एरिक्सन सब इंपॉर्टेंट है, ए टू जेड। एक एक चीज़ जो मैंने आपको करवाई है कोई भी ऐसी नहीं है जिस पे क्वेश्चन नहीं आया हो, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको बहुत अच्छे से याद करना है। कुछ फिर भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट डाल देना या ग्रुप पे मैसेज डाल देना, मैं आपके लिए दोबारा से छोटा वीडियो अलग से उस चीज़ का पर्टिकुलरली बना दूँगी। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।